ईएमआई एंड एसी वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19। ये ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, पावर फैक्टर के ऊपर। इन ए सीरीज एलआर सर्किट विद एक्सएल इज इक्वल टू आर। एक्सएल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर याद हो आपको, ओमेगा एल होती है इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू आर के बराबर दे रखी है। द पावर फैक्टर इज P1। ठीक है। इफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C विद XC इज इक्वल टू XL, मतलब कहने का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो कैपेसिटर का, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर है। तो ऐसा एक कैपेसिटर इसके साथ हमने और ऐड कर दिया तो पावर फैक्टर बिकम्स P2। द रेशियो ऑफ P1 to P2 विल बी। ठीक है। तो इसमें इंपीडेंस ट्रायंगल बना के पावर फैक्टर की वैल्यू हम निकालते हैं। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है इसमें? चलो P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पावर फैक्टर को, तो पावर फैक्टर जो P है बेसिकली कॉस डेल्टा। डेल्टा क्या होता है एसी में? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और कॉस डेल्टा की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई जेड। आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है और जेड क्या है? इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस निकालने के लिए हमें इंपीडेंस ट्रायंगल बनाना होता है, फेजर डायग्राम के थ्रू उसको सॉल्व करके निकालना होता है। बहुत ही सिंपल सा जो है कैलकुलेशन होता है अगर आपने ये चीज पढ़ी हुई है तो। अगर इनकेस अगर नहीं याद है तो एक बार पहले रिवाइज कर लीजिए, फिर से इस वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो है क्या है, केवल एक इंडक्टर लगा हुआ है रजिस्टर के साथ, तो उसके लिए पावर फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस को एक वेक्टर की तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल आर, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल, क्योंकि उसमें करंट जो है π/2 फेज डिफरेंस पे रहती है, करंट पीछे चलती है, तो इसमें नीचे की तरफ जो है हम ओमेगा एल बनाएंगे। तो एक्सएल की जो वैल्यू है यहाँ पर ये आर के बराबर है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ऑल्टरनेटिंग सर्किट अगर सॉल्व करना आता है आपको, तो ये रिजल्टेंट जो है जेड के बराबर है। तो यहां पर ये इंपीडेंस आ गया। जेड और आर के बीच का जो एंगल है वही डेल्टा होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जैसे इस केस में देखें डेल्टा नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है लैग कर रही होगी वोल्टेज से डेल्टा अमाउंट से। यहाँ पे डेल्टा इनफैक्ट देखें तो 45 डिग्री के बराबर है। तो कॉस डेल्टा इस केस में क्या आ जाएगा? आर डिवाइडेड बाई जेड होता है कॉस डेल्टा, और इसकी जो पावर फैक्टर की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में वो क्या दे रखी है? P1। तो P1 जो है कॉस डेल्टा इक्वल टू आर बाई जेड, और जेड की वैल्यू यहां पर क्या होगी? ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड जो है यहाँ का आर अंडर रूट 2 के बराबर है। तो पावर फैक्टर जो P1 है वो क्या हो जाएगा? तो P1 की वैल्यू आ गई यहां से आर डिवाइडेड बाई इंपीडेंस कितना है? आर अंडर रूट 2। तो पावर फैक्टर इस फर्स्ट केस में 1/√2 के बराबर आ गया। ठीक है। अब है बारी P2 निकालने की कि पावर फैक्टर सेकंड केस में क्या होगा जब इसके साथ एक हमने कैपेसिटर को और कनेक्ट कर दिया है, लेकिन कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टर के इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर है। तो अगर आपको इंपीडेंस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पता है तो समझ सकते हैं कि ये वाला जो डायग्राम बनेगा कि इसमें कैपिटल आर इधर आएगा और XC जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो π/2 आगे आएगा, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है π/2 पीछे जाएगा। तो ये हमारा इंपीडेंस डायग्राम इसका बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कि XC और XL बराबर हैं, तो मतलब क्या हुआ? ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो नेट इंपीडेंस इस केस में जो आएगा वो खुद आर के बराबर आ गया। ये रेजोनेंस वाली सिचुएशन है। रेजोनेंस जो है ऑल्टरनेटिंग सर्किट में कब होता है? जब इंपीडेंस की वैल्यू आर के बराबर हो जाती है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर पावर फैक्टर की जो वैल्यू है P2 जो कि कॉस डेल्टा आर बाई जेड के बराबर है। तो आर और जेड क्या है इस केस में? वो भी आर है। तो P2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। इसमें क्या पूछा है? रेशियो ऑफ P1 to P2, मतलब P1 अपॉन P2। तो P1 अपॉन P2 की जो वैल्यू है, P1 1/√2 है और P2 1 है, तो सिंपली P1 बाई P2 की जो वैल्यू है 1/√2 के बराबर आ जाएगी, और यही है आंसर इस क्वेश्चन का।
तो देख सकते हैं हम कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 20 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।